जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को कि देखिए चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा वो गॉस की प्रमेय, उसके प्रूफ और परिभाषाएं जो थी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल समझने वाले हैं और एक से एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th की फिजिक्स जो है विथ न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेशन प्रूफ के साथ फ्री में मिलने वाली है। एक भी बिना पैसा लिए आपको कंप्लीट फिजिक्स जो है अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब बच्चों के पास इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी बिना पैसा के ये पूरी फिजिक्स जो है कंप्लीट पढ़ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। फिर लिखा हुआ है घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। आगे लिखा हुआ है घन के किसी एक फ्लक्स से कितना घनत्व गुजरेगा। ठीक है, कितना फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स घनत्व गुजरेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि 1 मीटर लंबाई का एक घन बना लीजिए और घन बनाने का ये तरीका आप याद रख लीजिए। ऐसे बीच से एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ ऐसे और इसको मिला देना इससे, इसको मिला देना इससे और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। इस घन के बीचों बीच में एक आवेश रखा है 1 कूलाम का। कितने कूलाम का? 1 कूलाम आवेश जो है, 1 कूलाम आवेश जो है 1 कूलाम का है। एक और लंबाई इसकी कितनी है? घन की जो भुजा है वो 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा, जैसे हम कहें कि ये एक जैसे बॉक्स है, जैसे हम इसकी बात करें, ये घन टाइप का बॉक्स देखा होगा तुमको। अगर इस घन की हम बात करें तो इसमें जो है इसकी 1 मीटर अगर भुजा हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा जो है वह 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर इसकी भुजा को मान लीजिए। अब 1 मीटर भुजा है, इसी के भीतर जो है 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। कितना है? आवेश 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है इसके भीतर, इसके अंदर। अब पूछा जा रहा है कि इस पूरे घन से उस आवेश के कारण कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम क्या नाम, गॉस के नियम से अभी हम निकालेंगे कि इसके इस पूरे घन में जो आवेश रखा है उस घन के आवेश से टोटल के कारण इसमें फलक कितनी है? 6। एक ये फलक हो गई, एक ये फलक, एक जस्ट इसके नीचे और एक ये, 6 फलक हैं। इस घन में 6 फलक हैं, तो इसमें से टोटल जितना आवेश गुजरेगा अर्थात 6 फलकों से होकर गुजरेगा। कितना? जो कुल फ्लक्स होगा इसका, वो कुल फ्लक्स होगा 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब इसका हल है, इसमें दिया हुआ है इसकी भुजा कितनी है। भुजा जो है वो हमारी है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। और आवेश कितना है? 1 कूलाम है। तो हम सबसे पहले गॉस की प्रमेय पढ़े थे। गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद लूप या फिर बंद पास में या बंद परिपथ में जितना आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जितना आवेश होता है उसके कारण आने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। परिभाषा थी किसी बंद परिपथ से, किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या होता है? परिपथ के भीतर उपस्थित आवेश। इस पूरे घन के भीतर, ये क्योंकि एक प्रकार का एक परिपथ है, एक प्रकार का बंद बंद परिपथ है, तो बंद परिपथ के भीतर टोटल जितना आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना कहलाएगा क्या? हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस 1 कूलाम आवेश से होकर होकर गुजरने वाला, गुजरने गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखा है? 1 कूलाम आवेश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो हम गॉस की नियम से समझते हैं। किसके? गॉस के नियम से। गॉस के नियम से
गॉस के नियम से अगर देखेंगे टोटल फाई, तो टोटल फाई होता है इस वाले परिपथ के भीतर जितना आवेश है, इस परिपथ के भीतर कितना आवेश है, तो इस परिपथ के भीतर 1 कूलाम आवेश है, नीचे होता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस पूरे घन से 1 मीटर घन वाले, 1 मीटर भुजा वाले घन से जो आवेश है वो 1 कूलाम है, इससे टोटल गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट के, किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हो, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो एक चीज समझिएगा, यहाँ जो आया हुआ फ्लक्स है ये पूरे 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अतः अब लिखेंगे अतः, अतः घन के संपूर्ण संपूर्ण फलकों से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत घन के संपूर्ण फलकों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, घन के संपूर्ण वैद्युत फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, घन के, अब फ्लक्स है तो फाई ई होगा, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स देखो घन के संपूर्ण फलकों से, इस घन में कितनी फलकें होती हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 भी बताए थे हम। देखिए एक ये उसके ऊपर वाली हो गई, एक इसके नीचे वाली, और एक ये सामने वाली हो गई, एक इसके पीछे वाली ये वाली हो गई, ठीक है, और एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि इसमें कितनी फलक होती है, 6, इसको आप घन टाइप का मान लीजिए, एक ये हो गया, एक जस्ट इसके पीछे ये वाली, ठीक है, एक ये और एक इसके पीछे ये वाली, ठीक है, और एक ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, ठीक है, और एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, तो 6 फलके हो गई। तो 6 फलके जो है, 6 फलकों से जो होकर गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स वो होगा 6 × 5, 6 फाई बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट। 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1/एप्सिलॉन नॉट है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि संपूर्ण घन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा पूछ रहा है कि एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एक फलक, एक फलक से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6 फलकों से इतना गुजर रहा है तो एक फलक से, तो ये वाला 6 इसके नीचे जाएगा। भाई 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फलक से कितना गुजरेगा, तो एक फलक से जो गुजरेगा वो 6 × 5 = 1/एप्सिलॉन नॉट है। एक फलक से गुजरेगा तो 6 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे इसके 1/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि 6 फलकों से गुजर रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से गुजर कितना गुजरेगा, एक 6 इसके नीचे चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हम कहें कि 5 पेन मिलते हैं 25 रुपए के, तो एक पेन कितने रुपए का मिलेगा, तो हो जाएगा 25/5 मतलब 5 रुपए का। सेम ऐसे यहाँ है, 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो फिर एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट है, इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसी में का है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले फिर समझिएगा।
लिखा है 17.7 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश है। क्या है? 17.7 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश है जो 0.03 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन के प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहले एक घन बना लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको बस समझते जाइए, ध्यान से समझिएगा तो समझ में सब आ जाएगा। इसको आप ऐसे मैच कर दीजिए इस टाइप, ठीक है। अब बता रहे हैं ये घन है। अब इस घन के केंद्र पर यहाँ पर एक 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इस घन की जो भुजा है वो 0.03 मीटर है। कितना है? 0.03 मीटर। और पूछ रहे हैं घन के प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आवेश कितना दिया हुआ है, क्यों बराबर दिया हुआ है? 17.7 माइक्रोकूलाम। इस माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में बदल लीजिए तो 10 की पावर -6, एक माइक्रोकूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम होते हैं। तो 17.7 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रोकूलाम था, तो ये हो गया कूलाम। कितना हो गया? माइक्रोकूलाम था, तो ये हो गया कूलाम हमारा। इतनी चीज क्लियर हो गई। भुजा हमारी दी है 0.03 मीटर, ठीक है। इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। हमको क्या निकालना है? गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए लगती है, बंद पृष्ठ ही है, ये एक घन है, घन बंद है, उसके घन के भीतर रखा हुआ है 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप क्या करिए, ये जैसे घन है, इस घन के भीतर आप क्या मान लीजिए, ये घन हो गया, इस घन के भीतर रखा हुआ है 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 17.7 माइक्रोकूलाम का जो है इसके भीतर आवेश रखा है और जिसकी लंबाई जो है वो 0.03 मीटर की है, माना है, केवल माना गया है 0.03 मीटर की इसकी क्या है, भुजा है, ठीक है। और उसके भीतर रखा है 17.7 माइक्रोकूलाम का आवेश। अब ये वाला आवेश कितना वैद्युत फ्लक्स इस चारों में से, इस 6 फलके हैं, 6 फलकों से कितना निकालेगा? तो 6 फलकों से जो निकलेगा वो तो होगा इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। लेकिन वो पूछ रहा है कि अब जो 6 फलकों से निकल रहा है इतना, तो एक से कितना गुजरेगा। अब हमको बताना है कि एक फलक से कितना गुजरेगा। 6 फलकों से निकलने वाला तो टोटल हो जाएगा, लेकिन हमको एक फलक से निकालना है, वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 फलकों से, घन के सभी फलकों से या घन के संपूर्ण फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे घन के संपूर्ण फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के संपूर्ण फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो घन के संपूर्ण फलकों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा हमारा, 6 फलकें होती हैं घन में, कितनी फलकें होती हैं? 6। अभी बताए थे 6 फलकें होती, तो 6 फलकों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? गॉस ने बता के रखा है कि कोई अगर बंद पृष्ठ है उसके भीतर जितना आवेश कुल होगा वो आवेश आप यहाँ पे लिख दीजिए। कुल आवेश है 17.7 गुणे 10 की पावर -6 और नीचे आप एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दीजिए। तो 17.7 गुणे 10 की पावर -6 बटे एप्सिलॉन नॉट, ये है 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये है 6 फलकों से, कितने फलकों से? 6 फलकों से। तो 6 फलकों से निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स इतना, और हमको चाहिए केवल एक फलक से। तो हम एक फलक से निकालने के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, इस वाले 6 को इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो 17.7 गुणे 10 की पावर -6 है और नीचे हो जाएगा ये वाला 6 और गुणे में है एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट का मान रख दीजिए 17.7 गुणे 10 की पावर -6
और बटे में होता है 6 और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कितना होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमको क्या करना है, इस वाले डायग्राम को हम मिटा देंगे, फिर इसके आगे समझते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत थी तब इसको हम बना दिए थे। अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है बस, बाकी कोई काम नहीं। 17.7 है, ठीक है। अब 6 के अंदर गुणा करा दीजिए, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ऊपर पहले लिख लीजिए 17.7 गुणे 10 की पावर -6, और नीचे आप गुणा कराइए। 6 पंचे 30 का जीरो, जीरो लिख लीजिए। फिर 6 अट्ठी 48, 48 हो गया 30, 48 तो 51 हो गया। 51 का एक आ गया, 5 हासिल हो गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया 48, 48 और फिर से कितना था 5, 48 और 5 हो गया तुम्हारा 53। ठीक है, ये हो गया 53, 53 हो गया। 53 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉइंट भी 2 अंक बाद लगा था, लगा था 2 अंक बाद पॉइंट लगा था, तो यहाँ पे आप 2 अंक बाद पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके बाद है 10 की पावर -12, कितना है 12। अब इस 12 को ऊपर ले जाओ, तो 17.7 गुणे 10 की पावर -6, और इस 12 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखा है 53.1.0। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ। जब यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ से पॉइंट हटाया, इस पॉइंट के बाद में केवल एक अंक लिखा था, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में केवल 2 अंक लिखे थे। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो जहाँ पे कम होते हैं वहां पे एक जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही अंक था, यहाँ 2 थे, यहाँ कम था, तो यहाँ जीरो बढ़ेगा। अगली लाइन में हम लिखेंगे 17 दशमलव हट चुका है, अब लिखेंगे 7 जीरो। ठीक है, अब पॉइंट मतलब यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो बढ़ गया। ठीक है, तो ये 70 मतलब 1770 आ गया, और गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और प्लस का 12 है, तो घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 6। कितना बचेगा प्लस का 6 बचेगा। ये प्लस का 6 हो गया। नीचे कितना है 5310 है, कितना है 5310। इस वाले 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, या फिर एक काम कर लेते हैं, इस वाले जीरो को इससे हम काट सकते हैं। ठीक है, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो जो होगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 17, और फिर है, अब एक काम करें, यहाँ 10 की पावर 6 है, और यहाँ पे देखो नीचे लिखा है ऊपर लिखा है 177, और नीचे लिखा है 531। तो नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, भाग देना मुश्किल होगा, इसलिए ऊपर वाले नंबर को हम बड़ा करेंगे। बड़ा कैसे होगा, इस वाले 10 की पावर 6 में से एक जीरो हम मांगेंगे, और वो इसको बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा कौन, 10 की पावर 5 बचेगा, और नीचे कितना आ गया 531। अब जब 1770 को 531 से भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए वो देखिएगा। 3 से अगर काटा, 5 या 15, ठीक है, 1700 है यहाँ पे, अगर 3 से इसको हम भाग गुणा करके देखें तो 5 या 15 आ रहा है, कुछ 1500 के करीब आएगा। ठीक है, मतलब 3 एक 3, 3 दूर का 9, 5 या 15। ठीक है, तो 1593 आ रहा है। कितना आ रहा है 1593, मतलब ऐसे लगेगा 3.33 आएगा। 3.33 गुणे 10 की पावर 5, सॉल्व कर लेना इतना, आंसर में यही आ रहा है। आंसर आपका आ रहा है 3.33 गुणे 10 की पावर 5। और ये वैद्युत फ्लक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, अब ये इसको नोट करिए भैया, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समझिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाता है, और अगर नहीं आता तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा, तब आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दिया गया है कैपिटल ई का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कैपिटल ई बराबर दिया गया है हमारा 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप क्या बताता है? एक्स अक्ष की दिशा को बताता है। किसको बताता है? आई कैप जो होता है वो एक्स अक्ष की दिशा को बताता है, अर्थात कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसका एक कंपोनेंट है वह एक्स अक्ष की दिशा में गया है, बाकी जेड वाला और वाई वाला जीरो है। ठीक है, बाकी जेड वाला और वाई वाला जीरो है। अब आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। आगे लिखा हुआ है में वाईजेड तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से, वाईजेड तल में क्या बता रहे हैं? वाईजेड तल में, वाईजेड तल में 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो हम भुजा लिख देते हैं, भुजा, वर्ग की भुजा। तो यहाँ लिख दिया है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। कैसे हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर? अब देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो जब यहाँ पे 10⁻⁻2 लिखोगे और इसके ऊपर एक प्लस का है, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 घटेगा तो बचेगा माइनस का 1। कितना बचेगा? माइनस का 1। ये लिख दिया मैंने। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, भुजा से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू ध्यान से, एक चीज इसको समझाना पड़ेगा आपको। इस घन को देखते हैं, ये घन आपको ध्यान से दिख रहा होगा। आपको केवल केवल घन का एक पृष्ठ देखना, इधर वाला देखिए ध्यान से, इधर वाले पृष्ठ को देखिए। ये पृष्ठ आपको दिख रहा है। अगर हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स अक्ष इधर है, एक्स अक्ष की दिशा इधर है, ठीक है, तो वाई जेड जो तल होगा, अगर ये एक्स अक्ष है तो इसका मतलब ये वाई होगा और ये जेड वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? ये वाई होगा और ये जेड होगा। उसी में हमारा एक तल स्थित है, वाई जेड तल में एक तल ऐसे स्थित है। हमको लगता है ऐसे दिखाना मुश्किल होगा, ऐसे बताते हैं। देखिए इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, इसमें 3 तुमको पेन दिख रहे होंगे। ये जो लाल वाला पेन तुमको दिख रहा है ऐसे इधर वाला, अगर हम कहें कि ये एक्स अक्ष है, तुम्हारी तरफ वाला जो है वो एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष की दिशा में कौन दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और फिर वाई और जेड तल में, इसमें इस वाई जेड तल में ये तुमको एक तल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तल का मतलब है ऐसे अगर बनाओ तो एक वर्ग टाइप का बनना है इसमें। अब इसमें जब एक वर्ग टाइप का बनना है, तो अब जब ये एक तल है तो इस तल का एक क्षेत्रफल भी होगा। ये एक तल है तो इस तल का एक क्षेत्रफल भी होगा। जब इसका क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी होगा। वो क्षेत्रफल सदिश एक हमारी तरफ आएगा और एक तुम्हारी तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो हमारी तरफ आएगा वो नहीं लिया जाएगा और जो तुम्हारी तरफ आएगा वो लिया जाएगा, क्योंकि हमको क्षेत्रफल सदिश की दिशा वह वाली लेनी होती है जिससे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमको वो लेनी होती है जहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण बहुत कम बने। हमको वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा लेना है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कम से कम बने। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ समझा, देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। हम इस वाईजेड तल में एक तल रख देते हैं, ये वाईजेड तल में एक तल रख गया। ठीक है, आपकी तरफ हमारा ये वाला जो पेन दिख रहा है ये एक्स अक्ष है, और ये आपको एक तल दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये आपको तल दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये एक तल हो गया, इसको ऐसे जब लगाओगे तल बन जाएगा। अब ये हो गई हमारी एक्स अक्ष, इसमें हमारी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये एक तल है। तो इस तल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आगे की तरफ होगा कि नहीं होगा? वैद्युत क्षेत्र भी आगे की तरफ है और क्षेत्रफल सदिश भी आगे की तरफ है, मतलब उन दोनों के बीच में कोण जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम पीछे वाला वैद्युत क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, और दूसरा हमको इसके बीच का अगर कोण निकालना होगा तो क्षेत्रफल सदिश, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए हमको ऐसे आना पड़ेगा।
जब ऐसे आना पड़ेगा यहाँ पीछे तो कोण तो 180 बन जाएगा। और हम कह रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो थीटा होता है, क्षेत्रफल सदिश वह वाला लिया जाता है जो वैद्युत क्षेत्र के करीब हो, वैद्युत क्षेत्र के पास हो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कम से कम कोण बने। बात समझ नहीं पा रहे होंगे आप, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये वादा है हमारा। आप बस ध्यान से समझिएगा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक्स अक्ष दिख रहा है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई जेड तल है। इस वाई जेड तल में जो वैद्युत क्षेत्र है क्या है, सॉरी वर्ग रखा हुआ है जिसकी भुजा दी है 10⁻⁻1 मीटर। अब इसका एक क्षेत्रफल भी होगा, भुजा है वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो निकल आएगा, लेकिन क्षेत्रफल सदिश जो होगा इसके लंबवत जस्ट ऐसे होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से इसका क्षेत्रफल सदिश आएगा। तो देखिए इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो सेम है कि नहीं, और इसके बीच में कोण कितना 0 डिग्री, आप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं, मतलब इसकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी आएगी वो किसकी तरफ होगी, एक्स अक्ष की दिशा में होगी, मतलब आई कैप लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, आई कैप, आप समझिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ये अगर एक्स अक्ष है और ये वाई, ये आप जेड मान लीजिए और ये आपका वाई, ठीक है, और इस वाले में जो है एक तल रखा हुआ है। तो इसका जो हमारा एक क्षेत्रफल सदिश होगा वो उधर जाएगा, किधर जाएगा, उधर की तरफ। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश भी किधर होगा, उसी की दिशा में होगा, अर्थात डी ए मान सकते हो या फिर ए मान सकते हो, वैद्युत क्षेत्र भी उधर ही। तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग की भुजा 1 मीटर है, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, कक्षा 9 से पढ़ाया जाता है, भुजा का स्क्वायर मतलब 8 से। भुजा कितनी है, 10⁻⁻1 मीटर है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर वाला पूरा मीटर कंप्लीटर रख लो, यहाँ पे मीटर भी मैं रख लिया था, 10⁻- मीटर लिखा है, 10⁻1 मीटर, तो 10⁻1 मीटर भुजा की जगह पे रख दिया, उसके ऊपर ये चढ़े थे 2, तो इसका जब वर्ग करोगे माइनस का 2 और 2 की गुणा कराए तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2 और फिर मीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा, जो भी इसके भीतर होगा सबका स्क्वायर होगा, ठीक है, आप समझिए, क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल सदिश लिखते हैं अब लिखेंगे इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, वर्ग के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। वर्ग के क्षेत्रफल का जब क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो हमारा यहाँ पे होगा ए वेक्टर, क्या होगा, वेक्टर ए होगा, क्योंकि ए क्षेत्रफल है तो उसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा वेक्टर। तो वेक्टर वो जो बराबर होगा किसके होगा, क्षेत्रफल के परिमाण के, और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, तो वो आई कैप, आई कैप किसमें जा रही है, क्योंकि जेड अक्ष की दिशा में गई है, जेड अक्ष की दिशा में जाएगी तो आई कैप आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे इस वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वर्ग वर्ग से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स भैया, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स जब यहाँ पे देखिए, ये तो बंद पृष्ठ है नहीं, ये तो वर्ग है, केवल बंद पृष्ठ तो है नहीं, तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा वो परिभाषा से निकाला जाएगा, किससे निकाला जाएगा, परिभाषा से। तो ध्यान से देखिएगा, परिभाषा क्या होती है, फाई बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल सदिश और इंटू होता है कॉस थीटा, यही तो होता है। अब इसके बीच का जो होता है कोण कितना होता है, ई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये वाला है, तो 3 × 10⁻³ और फिर आई कैप है, इसको आप लिख लीजिए, फिर बीच में डॉट है, फिर इसके बाद ये दिया है, ये वाला क्षेत्रफल सदिश का मान कितना है, 10⁻², फिर आई कैप, इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद कॉस थीटा, थीटा कितना है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में, थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब केवल देखिए ध्यान से, अब आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कराते हो, जैसे ए बराबर दिया होता था 2i कैप और बी बराबर दिया होता था 3i कैप, ठीक है, 3i कैप और भी आगे दिया होता था 3i कैप प्लस 0 j कैप प्लस
4k कैप। ठीक है, हमको अगर डॉट प्रोडक्ट कराना हो, ए डॉट बी निकालना हो, तो सीधे इसकी मल्टीप्लाई करा देते थे, 3 दूनी 6, और आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होता था। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ भी देखिएगा, तो इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे लिखा है 10, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 लिखा है, और यहाँ 3 लिखा है, तो 3 गुणे और 10 की पावर यहाँ 3 है और 10 की पावर यहाँ माइनस 2 है। गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया, यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स आया है फाई ई लिख लीजिए, यहाँ पे फाई और सफिक्स में ई, यहाँ वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया, तो आया है 3 गुणे 10 की पावर 3 प्लस का है और यहाँ माइनस का है, गुणे में घाते जुड़ेंगी तो प्लस का केवल क्या बचेगा, 10 की पावर 1, और यहाँ मात्रा कितना होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10 तिया 30, 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, आंसर आ रहा है बाबू 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको बढ़िया एक्सपेरिमेंट के साथ मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, सब कुछ दिखा करके, और समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा पढ़ने में कि नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी में का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी 2 या 3 नंबर में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो सिंपल है बट 2-3 नंबर में आ जाते हैं। अभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं लगवाए हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी जो है अभी हो सकता है अगले वीडियो में लगवाएं। अच्छे क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन तो सारे लगवाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे लिखा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है, पूछा गया है 3 बार, 13, 14, 17 में, हो सकता है 24 में भी आया हो और 25 में भी आ सकता है। लिखा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र दिया है। क्या दिया है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी, जिसका मान कितना दिया हुआ है, 2 आई कैप दिया हुआ है, और फिर प्लस में 4 जे कैप दिया हुआ है, और प्लस में 7 के कैप दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। फिर आगे लिखा है एस, एस क्या है, विस्थापन या फिर क्षेत्रफल दिया है, एस बराबर है 10, और फिर आगे है जे कैप, कितना है 10 जे कैप, से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कह रहे हैं से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। चलो देखते हैं ध्यान से भाई, कितना फ्लक्स बाहर आएगा। अच्छा कोई बच्चा ये बता सकता है कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर है, जे कैप में है, जे कैप का मतलब है वाई अक्ष की दिशा में। अगर वाई अक्ष की दिशा में क्षेत्रफल सदिश है तो फिर वो क्षेत्रफल कहाँ पे रखा है, वो क्षेत्रफल कहाँ पे रखा है, बता सकते हो। अगर हमारा वाई अक्ष की दिशा में क्षेत्रफल है, कौन है, वाई अक्ष की दिशा में क्षेत्रफल है, यहाँ पे इससे पता चलता है किस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है। तो जे कैप का मतलब होता है वाई अक्ष की दिशा में, क्षेत्रफल सदिश जो है वो कहाँ है, क्षेत्रफल सदिश जो हमारा है वो वाई अक्ष की दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ है, इसका मतलब समझिए क्षेत्रफल सदिश किधर है, वाई अक्ष की दिशा में, इस वाले में ऊपर की तरफ क्षेत्रफल सदिश है, इसका मतलब है क्षेत्रफल हमारा कहाँ रखा है, एक्स और जेड में, एक्स और जेड में रखा होगा, तभी हमारा क्षेत्रफल सदिश जो होगा वाई अक्ष की दिशा में हो सकता है। ऐसे हमारा क्षेत्रफल कुछ ऐसे रखा है, क्षेत्रफल जब ऐसा रखा होगा तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो ऊपर की तरफ लंबवत आएगा और नीचे की तरफ लंबवत आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको देखिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है इस टाइप से, तो इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर की तरफ होगा और इस वाले का नीचे भी होगा, तो नीचे वाला लिया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश से जो कम कोण बनाएगा वो वाला लेना है, तो इसके हम साथ वाला लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स हम परिभाषा से निकालेंगे, अतः वैद्युत फ्लक्स, अतः
वैद्युत फ्लक्स लिख लो या फ्लक्स लिख लो, आता है वैद्युत फ्लक्स। अतः वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए, या यहाँ पे एस की बात की जा रही तो आप यहाँ पे एस लिख लीजिए, ठीक है, ई डॉट एस। अब ई डॉट एस ए डॉट बी बराबर क्या होता था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता था, ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा वो अभी देखा जाएगा, आप केवल ई और डॉट एस निकालिए। ई का मान क्या होता है, ई का मान है 2 आई कैप, प्लस में है 4 जे कैप, प्लस में है 7 के कैप। डॉट निकालना फर्स्ट ईयर में हर बच्चे को सिखाया जाता है। और एस का मान कितना है, ये एस का मान है जे 10 जे कैप। और बाकी हम जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे हमारा सर जी आई वाला नहीं दिया है, के वाला नहीं दिया है। अगर आई वाला नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो 0 आई कैप और 0 के कैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप पहले इसको लिख लीजिए 0, या पहले आई वाला दिया है तो आप आई वाला पहले लिख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमको केवल सिखाना है आपको, लिख कहीं भी सकते हो। देखिए यहाँ पे आई है, आई वाले की गुणा आई वाले के साथ होती है, आई वाले की गुणा आई वाले के साथ होती है, आई, और यहाँ पे 2 की गुणा 0 से होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जे वाले की गुणा जे वाले के साथ होगी, यहाँ जे कैप है यहाँ भी जे कैप है, ये जे है और ये भी जे है। तो 4 की गुणा 10 से करोगे तो प्लस तो लगेगा ही, क्योंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस की गुणा प्लस से करोगे प्लस का 10 चक्कू 40, और जे डॉट जे करोगे तो कितना हो जाएगा 1, जे और डॉट ये वाला और फिर ये वाला जे, जे डॉट जे का मान कितना हो जाएगा 1। अब आगे देखिए, फिर प्लस करिए, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ 0 है, 7 की गुणा 0 से किया 0, और के डॉट के का मान कितना होता है 1 होता है, के डॉट के का मान कितना होता है 1, तो आंसर मतलब केवल 0 यहाँ आएगा। अब 40 में 2 जीरो जोड़ो तो आंसर कितना आ गया, यहाँ ये 42 मत कर देना, 40 में कितने भी जीरो जोड़ो आंसर कितना आएगा, केवल 40 ही आएगा, कितना आएगा 40। तो यहाँ फ्लक्स जो हो जाएगा वो 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगला और लगवाते हैं, फिर इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं अभी हम रीड करेंगे, फिर बताएंगे वो कैसे लगेगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे लगवा चुके हैं। आप लोगों को घर पे क्या है प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है तो हम इसको केवल 5 लिखते हैं। किताब में 7 है, चित्रा प्रकाशन की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड, अच्छा 12th की है और यूपी बोर्ड की है। देखिएगा, कुमार मित्तल वाली जो बुक होती है उससे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अलग होते हैं, बाकी सब मैच करते हैं, ठीक है, हर एक बुक में सारे क्वेश्चन जो होते हैं यही सब होते हैं, मैच करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं 4500 फ्लक्स रेखाएं, बढ़िया क्वेश्चन है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही। अब एक हम क्षेत्र बना लेते हैं, जैसे हम ये कहें ऐसे क्षेत्र था, इस क्षेत्र में 4500 रेखाएं जो है वो प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने वाली कितनी है 4500, 4500 रेखाएं बना तो यहाँ पाएंगे नहीं, बट आपको हम केवल दिखा रहे हैं 4500 रेखाएं जो प्रवेश कर रही हैं। जो रेखाएं किसी क्षेत्र में या किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि 4500 रेखाएं हैं, वो रेखाएं एक निश्चित आयतन के भीतर से भीतर जा रही, अब निश्चित आयतन के भीतर प्रवेश कर रही हैं, तो प्रवेश करने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको, इसको फाइबर मान लीजिए, उसको माइनस में लिया जाता है, किस में लिया जाता है, माइनस में। तो 4500 वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, 4500
वैद्युत बल रेखाएं जो हैं उसको आप माइनस में लेंगे, तो फ्लक्स यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, और मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, आगे ये भी बोला गया है कि 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। क्या हो रही हैं, 2500 फ्लक्स रेखाएं, प्रवेश किया था 45, तो इसीलिए इसका एरिया इधर का हो गया कम, तो इधर से निकल कितनी रही हैं, मान लेते हैं इधर से निकल रही हैं 2500, कितनी निकल रही हैं, निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं केवल 2500 हैं। अब यहाँ पे 2500 बनाई नहीं जा सकती हैं, ये φ2 है, और प्रवेश करने वाली φ1 है। तो यहाँ पे φ2 का जो मान दिया गया है वो दिया गया है हमारा 2500, वो भी किसमें, प्लस में। तो न्यूटन इंटू मीटर, जो बाहर निकलती है उसको प्लस में लेना है, और जो अंदर प्रवेश कर रही हैं उनको माइनस में लेना है। अब ध्यान से देखना है कि फ्लक्स जो परिवर्तन हुआ है, टोटल फ्लक्स कितना होगा उसको देखते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है 2500 रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है ये पूछा है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स में परिवर्तन देखते हैं कितना हुआ है। अतः फ्लक्स परिवर्तन परिवर्तन अतः फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मतलब होता है φ2 माइनस φ1, यही तो होता है। कोई चीज अगर डेल्टा वी या डेल्टा फाई या डेल्टा क्यों लिखा होता है, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, घटाया जाता है कि नहीं। डेल्टा जैसे फाई चेक कर रहे हैं तो हम φ2 माइनस φ1 करेंगे। स्पीड अगर जैसे निकालनी है मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल अगर चलाते हैं, तो अगर आपको स्पीड निकालनी हो कि तो पहले में बाद वाले की स्पीड में से पहले वाले को घटाओगे, तब पता चल पाएगा कि हाँ आपकी स्पीड जो थी वो किस हिसाब से घट बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दूरी निकालना हो, जैसे यहाँ हो, यहाँ खड़े हो, बहुत दूर पहुंच गए, तो दूरी कितनी चले हो, तो लास्ट वाले में से तो इसको घटाओगे तभी दूरी पता चलती है। तो यहाँ देख लीजिए डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1 हो गया। φ2 का मान कितना है, φ2 का मान है प्लस का 2500, और ये माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है, और φ1 का मान ऑलरेडी माइनस का है, तो ये तो 4500 होगा, वो भी माइनस का होगा। अब देखिए ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएंगी 4500, तो ये तो दोनों हो गई प्लस। अब जब दोनों प्लस हो गई तो यहाँ 2500 4500 जोड़ करके कितना हो जाएगा आपका 7000, कितनी हो जाएंगी 7000 वैद्युत बल रेखाएं। ये फ्लक्स टोटल आ गया, टोटल फ्लक्स कितना है 7000 है। अब हम गॉस की प्रमेय लगा करके पता करेंगे कि आवेश फिर इसके भीतर कितना है। ठीक है, आप पहले इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ देखिए इधर गाउस की प्रमेय, प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है, अगर आपको फाई पता है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, पता कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको फाई टोटल जो है वो डेल्टा फाई के रूप में पता है, तो यहाँ डेल्टा फाई लिख लीजिए। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस डेल्टा फाई की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 7000 लिख देंगे, और फिर इधर कितना है क्यू है, और नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट की गुणा करा दीजिए इधर, तो टोटल क्यू निकल के आ जाएगा, ये 7000 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, इधर कौन बचा क्यू। ठीक है, तो टोटल क्यू हमको निकालना है, तो इसकी आप गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लगा था, तो 2 जीरो आ जाएंगे, ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे, 7 की गुणा करा दीजिए आप 885 की, तो यहाँ 770 बचा, और गुणे में कितना बचा 885, और गुणे 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, बराबर में क्यों चलना है, बराबर में कौन चल रहा है क्यों। अब हम इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। 7 की गुणा इधर कर लीजिए, 7 5 35 के 5, 35 के 5 हो गए, 3 हासिल हो गए 56, 56 और 3 हो गए आपके 59 के 9, 5 हासिल, तो 56 और 56 और 5 हो गए आपके 61, 56 4 60 एक 61, और गुणे में क्या चल रहा है 10 की पावर माइनस का 12, ये किसके बराबर था क्योंकि। अब हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं आखिर आ क्या रहा है।
आंसर में आ रहा है माइनस का 1.77। जो इंटर करती हैं वो नेगेटिव रहेंगी और जो बाहर जाती हैं भीतर जा रही हैं, जो भीतर जा रही हैं 4500 है, 2500 प्लस होता है उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो प्लस में रहेंगी। कुल कितना आवेश होगा? माइनस का 1.77 आ रहा है, तो गलत आंसर आ रहा है भाई। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी बिंदु आयतन के क्षेत्र से भीतर जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए भैया, चेक कर लेते हैं थोड़ा। इसमें आंसर में एक चीज आ रही, आंसर तो आ गया 10⁻⁻8 आ रहा है ना, यहाँ पे 10⁻12 है। तो 8 करने के लिए देखते हैं, 8 करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि आंसर 1 पॉइंट में आ रहा है, 1.77, समझिएगा। अब हम इसको देखिए, यहाँ पे कितना है, 8 करना है ना यहाँ पे, तो ये है 1.66195 और गुणे 10 की पावर, अगर इसको हम -8 करेंगे फिर 10 की पावर -4 बचेगा। उस -4 को हम नीचे भी तो लिख सकते हैं इसे, 10 की पावर -4 का मतलब है 4 जीरो, ये हो गया। और इधर कितना है, क्यों, इधर क्या हो जाएगा, क्यों। तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। तो नीचे जीरो कितने हैं, 4, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगाओगे तो आंसर ये आएगा 6195 और गुणे 10 की पावर -8 बराबर में क्यों, इतना आ गया। लेकिन अभी तो हमको क्या करना है, इसको एस्टिमेट वैल्यू निकालोगे तो 5 है, 5 में इधर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 5 यहाँ पे है तो इसमें एक जुड़ जाता है, तो 9 में एक जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 10, 10 का जीरो आएगा, एक हासिल चलेगा, एक हासिल चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और 5 यहाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 जो है मतलब 6 है, तो 6 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो 5 से जब ज्यादा है तो आप इसकी जगह पे जीरो कर दीजिए और यहाँ पे एक लिख दीजिए। तो 1.02 गुणे जीरो और गुणे 10 की पावर -8, इतने कूलाम जो है वो आपका आवेश आ गया, ठीक है। 1 पॉइंट इतने कूलाम आवेश आएगा। अब इसका आप आंसर नोट कर लीजिए, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा है 1.020 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगली चीज, अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड करते हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यदि 17.7 पिको कूलाम, बस पिको आपको नहीं आता है, तो एक पिको कूलाम में 10 की पावर -12 कूलाम होते हैं, कितने होते हैं, एक पिको कूलाम में 10 की पावर -12 पिको कूलाम होते हैं। और फिर आगे लिखा है पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन कराए थे, सबसे पहला 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो घन की प्रत्येक सतह बोले, पृष्ठ बोले, फलक बोले, बात एक ही है, ठीक है। प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.33 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम मान आया है, इसका आंसर 0.33, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही आप एक घन बनाइएगा, 17.7 माइक्रोकूलाम टोटल दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे कर लेना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी 8 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रख दिया जाए। उससे पहले देखो सेंटीमीटर कुछ अलग दिया था, 1 मीटर की भुजा दी थी, अब इसमें बोला गया 8 सेंटीमीटर भुजा, तो केवल साइड चेंज है, बाकी क्या है, उस घन के भीतर 1 कूलाम का ही आवेश रखा गया है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। घन के किसी फलक के बाहर,
किसी फलक के बाहर आने, मतलब प्रत्येक फलक से पूछ रहा है। फिर आगे देखिए नंबर 3 है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। कितना रखा है? 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। जब घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम रखा है, 1 माइक्रोकूलाम का मतलब 10 की पावर -6। अब टोटल आवेश पता चल गया हमको, गॉस की प्रमेय से लगा लेंगे हम, वहां से हम प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लगाए थे, उसके बाद दूसरा भी उसी टाइप का था, सेम उसी टाइप के 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लगवाया था, लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है जिसका मान दिया है 2 I कैप 3 J कैप -4 K कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया है वेक्टर A बराबर -4I कैप, ठीक है, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गणना कीजिए। इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन लगवाए थे अभी। ई डॉट ए, एक में था ई डॉट एस वाला, ठीक है, सेम वैसे ही ये लगेगा, बस आपको क्या है मल्टीप्लाई करानी आनी चाहिए। और नीचे वाला तो क्वेश्चन हम लगवा ही दिए। 6 नंबर भी क्वेश्चन है, 6 नंबर सेम वैसे इससे पहले हम लगवाए थे। इसमें देखिए पढ़ते हैं 6 नंबर क्या क्वेश्चन है। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है जिसका मान है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप न्यूटन पर कूलाम दी गई। फिर पूछ रहे YZ तल के समांतर, YZ तल के समांतर, ठीक है, YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो Z अक्ष की दिशा में आएगा। किधर आएगा? Z अक्ष की, सॉरी X अक्ष की दिशा में आएगा। आप अगर ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो ऐसे याद कर लिया करें। जहाँ देखिए Y और Z में कौन मिसिंग है, तो Y और Z में जो मिसिंग है, दिख नहीं रहा, अब दिखा, Y और Z में जो मिसिंग है, ठीक है, Y और Z में जो मिसिंग होता है, Y और Z में जो चीज मिसिंग होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा वहीं जाएगी। जैसे Y और Z दिया, X इसमें नहीं है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा फिर X अक्ष की दिशा में होगी, ठीक है। और फिर पूछ रहे हैं क्षेत्रफल से आयताकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ये पूछ रहे थे, तो ये भी निकाल लेना आप, उसे हम पहले करवाए हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन हम लगवा दिए, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन और एक 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम अगले दिन करवाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो न्यूमेरिकल वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल हम अच्छे से समझा के बता रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर दिया करें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए और प्रत्येक गरीब बच्चे तक इसको आप पहुंचाइए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स जो है वो आप लोगों को कंप्लीटेड फ्री में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और आप लोगों के रिकमेंडेशन से हम क्या कर लेंगे, आप लोगों के अगर आपकी कमेंट ज़्यादा हों, जैसे कमेंट आप करिए कि हाँ और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो और भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फिर देखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।